केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है, जिससे वे राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बनने के मार्ग पर हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों के समर्थन के साथ उनके नाम पर सहमति बनी है और इसके बाद राज्य सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। मणिपुर में जारी राष्ट्रपति शासन इस महीने 12 फरवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद सत्ता का नियंत्रण फिर से चुनी हुई सरकार को सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति शासन पिछले साल उस समय लागू हुआ था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और राज्य में लंबे समय से जारी जातीय तनाव और हिंसा के कारण राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी रही। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच विवाद लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने भाषण में पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की अप्रकाशित मेमोयर से जुड़े एक आर्टिकल को उद्धृत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पीकर ने इसे पेश करने से रोका, जिससे सदन में हंगामा बढ़ गया। विरोध के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने टेबल पर चढ़कर और आसन की ओर पेपर उछाले, जिसके बाद स्पीकर ने अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और राजनीतिक तनाव उभरा। देवभूमि उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की 83 प्रमुख हिमालयी चोटियों को पहली बार सभी पर्वतारोहियों के लिए पूरी तरह खोल दिया है, जिसका लक्ष्य साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। इन चोटियों की ऊंचाई 5,700 मीटर से 7,756 मीटर तक है और इनमें कामेट, नंदा देवी ईस्ट, चौखंबा, त्रिशूल, शिवलिंग, सतोपंथ, चंगाबांग, पंचाचूली, नीलकंठ जैसी विश्व प्रसिद्ध चोटियां शामिल हैं। निर्णय के अनुसार भारतीय पर्वतारोहियों के लिए किसी भी अभियान शुल्क, पीक फीस, कैंपिंग फीस, पर्यावरण शुल्क आदि को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, जबकि विदेशी पर्वतारोहियों को केवल भारतीय माउंटेनियरिंग फाउंडेशन (IMF) द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा तथा राज्य स्तरीय अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। सभी पर्वतारोहण अभियानों के लिए अनुमतियां अब उत्तराखंड माउंटेनियरिंग परमिशन सिस्टम (UKMPS) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया की जाएंगी, जिससे अनुमति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी। ये भारतीय युवाओं को हिमालय की चोटियों पर चढ़ने का प्रेरक अवसर प्रदान करेगी और हिमालय को वैश्विक साहसिक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। उत्तराखंड में काली सेना जैसे संगठन के प्रमुख ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि राज्य में लगभग 99% मज़ारें अवैध हैं और छोटी छोटी मज़ारें वे स्वयं तोड़ रहे हैं, जबकि बड़ी मज़ारों को प्रशासन द्वारा तोड़वाया जाएगा, ये कहते हुए कि वे मुकदमों से नहीं डरते हैं और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहे हैं। इस बयान ने धार्मिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा को बढ़ावा दिया है, खासकर उन इलाकों में जहां मज़ारें स्थानीय आस्था से जुड़ी हैं और प्रशासन द्वारा उनकी वैधता को लेकर कार्रवाई जारी है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व पंजाब मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद करीब 7 महीने बाद नाभा जेल से रिहा कर दिया गया, जहां वे आय से अधिक संपत्ति डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के मामले में न्यायिक हिरासत में थे। जेल से बाहर निकलते ही मजीठिया ने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और अपनी पहचान के अनुसार मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि वे ना झुकेंगे और ना रुकेंगे तथा केंद्र और राज्य की सरकारों, विशेषकर मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली आधारित सत्ताधारी दल के आदेशों के खिलाफ कड़े शब्दों में विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर राजनीतिक तौर पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे संघर्ष जारी रखेंगे और पंजाब की जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया है, जिससे देश अब उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास ये उन्नत मिसाइल प्रणोदन तकनीक उपलब्ध है। इस तकनीक के सफल परीक्षण से आने वाले समय में लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, क्योंकि SFDR प्रणोदन मिसाइलों को सुपरसोनिक गति पर लंबे समय तक उड़ान भरने और दुश्मन के उच्च ऊंचाई वाले विमानों को अधिक दूरी से निशाना बनाने की क्षमता देगा। परीक्षण में सभी प्रमुख उप सब सिस्टमों ने अपेक्षित प्रदर्शन किया, जिससे भारत की सामरिक वायु युद्ध शक्ति को बढ़ाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को व्हाट्सएप और इसकी पेरेंट कंपनी मेटा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे भारतीय कानूनों और संविधान के अनुरूप देश में अपने प्राइवेसी नियमों को नहीं अपनाते हैं तो उन्हें भारत छोड़ने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय नागरिकों के डेटा का साझा होना या उनसे खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि 2021 में अपडेट की गई व्हाट्सएप की टेक इट और लीव इट प्राइवेसी नीति, जिसमें उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा को मेटा समूह के साथ साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है,
निजता के अधिकार के खिलाफ है और इससे जुड़े 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ मेटा की अपील पर सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट संदेश दिया कि अगर ये नीति भारतीय यूजर्स की निजता को खतरे में डालती है तो अदालत इसे अनुमति नहीं देगी और कंपनियों को कानून माने या देश छोड़े का विकल्प स्वीकार करना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में खड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानपोत के पास एक ईरानी शाहेद 139 ड्रोन को F-35C फाइटर जेट से मार गिराया क्योंकि वो पोत की ओर आक्रामक तरीके और अस्पष्ट इरादे के साथ बढ़ रहा था और इसे गोली मारकर नष्ट कर दिया गया, जिससे किसी भी अमेरिकी कर्मी या उपकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना से खाड़ी क्षेत्र में मिलिट्री तनाव और बढ़ गया है और इसी दौरान ईरान ने भी लगभग 1000 ड्रोन्स तैयार करने का दावा किया है ताकि वो जमीन और समुद्र से दोनों तरह से हमला करने की क्षमता रखे, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। म्यांमार में मंगलवार शाम एक शक्तिशाली भूकंप आया जिसकी तीव्रता लगभग 6.0, 5.9 से 6.1 मापी गई और इसका एपीसेंटर म्यांमार में था, जिससे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और कई भागों में झटके महसूस किए गए तथा बांग्लादेश के कई इलाकों में भूकंपीय कंपन देखा गया, जिससे लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक कोई बड़ा नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है और राहत दोस्ती एजेंसियां स्थिति का बारीकी से आकलन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में प्रत्यूषा बैनर्जी के आकस्मिक निधन से जुड़ी जांच में ये सामने आया है कि उन्होंने अपनी गर्भावस्था समाप्त करवाने की प्रक्रिया करवाई थी और ये भी बताया जा रहा है कि उसके पहले उनके साथी के पूर्व प्रेमी या प्रेमिका के साथ किसी व्यक्तिगत झगड़े की घटना भी हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी उल्लेख है कि प्रत्यूषा के शरीर में लगभग 100 मिलीलीटर शराब मिली है, जिसके आधार पर चिकित्सकों और पुलिस अपनी जांच कर रहे हैं कि मृत्यु की असली वजह क्या रही, स्वास्थ्य संबंधी जटिलता, बाहरी चोट चपेट, शराब का प्रभाव या अन्य कारण। जांच आगे भी जारी है और अधिकारियों ने संभावित कानूनी और चिकित्सा निष्कर्षों पर काम शुरू कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ओ रोमियो की 13 फरवरी 2026 से रिलीज से पहले ही कानूनी विवाद खड़ा हो गया है, जब बदनाम गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने मुंबई की सिविल अदालत में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि फिल्म उनके दिवंगत पिता की अनाधिकृत बायोपिक है और उसमें उनके पिता का जीवन गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे उनके परिवार और पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उन्होंने अदालत से फिल्म के थिएटर, टीवी और ओटीटी पर स्थायी रोक देने की अपील की है और अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने इन आरोपों को खारिज किया है, कहते हुए कि ये एक आर्टिस्टिक या कथानक आधारित प्रोजेक्ट है और किसी वास्तविक जीवन के व्यक्ति का अनुकरण नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की चेक बाउंस से जुड़ी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2 फरवरी 2026 को सुनवाई में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने बार बार कोर्ट को दी गई भुगतान संबंधी आश्वासनों का पालन नहीं किया है और इसलिए 4 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ये निर्देश इस बात के बाद आया है कि उच्च न्यायालय ने पहले दी गई नरमी को वापस ले लिया है और अगले दिन 5 फरवरी 2026 को मामले की अगली सुनवाई में अदालत से ये रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आदेश का पालन हुआ या नहीं। दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंट्स को मुश्किल मुकाबले में 7 विकेट से हराकर लगातार चौथी बार फाइनल में प्रवेश किया है, जिसमें कप्तान जेमिमा रॉड्रिगेज ने 23 गेंदों में 41 रन की अहम पारी खेली और मजबूत लक्ष्य का सफल पीछा किया। इस जीत के साथ दिल्ली अब 5 फरवरी 2026 को होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB से भिड़ने को तैयार है, जहां वो पहली बार खिताब जीतने का प्रयास करेगी। इंग्लैंड अंडर 19 क्रिकेट टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 27 रनों से हराकर तीसरी बार ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कप्तान थॉमस रेन्यू ने मुश्किल हालात में 110 रन की पारी खेलते हुए अपनी टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और उसके बाद गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 250 रन पर आउट कर दिया, जिससे इंग्लैंड को रोमांचक जीत मिली। अब वो 6 फरवरी 2026 के फाइनल में भारत या अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को तैयार है। भारत के विभिन्न राज्यों में 4 फरवरी 2026 को मौसम में विविधता देखने को मिल रही है, जहां उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरा, हल्की बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है, जबकि दक्षिण और पश्चिमी भागों में अपेक्षाकृत गर्मी बनी हुई है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 से 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। साथ ही हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी संभव है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।